हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही पाया जाता है मगर उनके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है जबकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा क्या है, ओ जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है कि दोनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद किस धातु को आसानी से चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम कैसी धातु है? तो क्षार धातु है। ठीक है, एल्केलाइन मेटल है ये। और ये कैसी होती है? नरम ठोस होती है ना, बहुत ही नरम ठोस होता है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। इस कारण हम इसे क्या कर सकते हैं? आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करने वाला मेटल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे ऑक्सीजन या CO2 या फिर नमी से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। देखिए जो रक्त का प्लाज्मा है उसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90% जल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए जो रक्त का अगर हम ब्लड का कंपोजिशन देखें तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। तो ये जो 55% प्लाज्मा है इसके अंदर 90% से वाटर होता है। ठीक है, 90% इसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और इसमें प्रोटीन, शुगर, मिनरल, हार्मोन, CO2 आदि सब घुले रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है तो 90% मात्रा होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, मलेरिया। ठीक है, मादा एनाफिलीज जो है वो वाहक है किसका? मलेरिया का। ठीक है, जो मलेरिया देखिए किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ या कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम। ये भी बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ से होता है, कौन से? प्लाज्मोडियम से होता है। और इसका वाहक कौन है जो एक जगह से दूसरी जगह इसको फैलाता है? तो वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, जिसके काटने के कारण क्या होता है? जो मलेरिया के ये प्रोटोजोआ या परजीवी होते हैं ये RBC के अंदर एंट्री कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे मलेरिया के लक्षण आते हैं जैसे एनीमिया, चक्कर आना, सांस फूलना और एटसेट्रा एटसेट्रा। जो लक्षण है मलेरिया के वो सभी आना शुरू हो जाते हैं। तो मादा एनाफिलीज जब काटता है तो मलेरिया रोग हो जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेडियो फॉस्फोरस। ठीक है, जो स्किन डिजीज होती है, चर्म रोग होते हैं, उसके लिए रेडियो आइसोटोप यूज होता है। वो कौन सा है? रेडियो फॉस्फोरस। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, RBC की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पे जाने पे देखिए क्या होता है, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा के कारण ऑक्सीजन की जो उपलब्धता होती है वो बहुत कम हो जाती है। और आप सभी को पता है कि RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है और ये मसल्स, टिश्यू, ऑर्गन में इसका ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए क्या होता है, ऊंचाई पर RBC की जो संख्या है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो एरिथ्रोपोइटिन के कारण। एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन जिसके कारण ये होता है। तो आपको याद रखना है बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर RBC की संख्या बढ़ जाती है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो कीटाणु हैं उनकी वृद्धि दर कैसी हो जाती है? घट जाती है।
निम्नलिखित में कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विस्कसी होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तेल। देखिए तेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा विस्कस, यहाँ जिसे हम गाढ़ा कह सकते हैं, वो होता है, क्योंकि देखिए जो तेल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मध्य ना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स लगता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, तेल जो होता है वो बहुत अधिक विस्कस होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पास्कल के नियम का। देखिए जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है वो किसके नियम पर काम करती है? तो वो करती है पास्कल के नियम पर। अब ये हाइड्रोलिक प्रेस होती क्या है? तो देखिए ये एक मैकेनिज्म होती है जिसकी हेल्प से बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स उत्पन्न करके किसी भारी वस्तु को उठाने का या दबाने का कार्य किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लिफ्ट। जो लिफ्ट है वो हाइड्रोलिक प्रेस ही है और ये किस सिद्धांत पर काम करती है? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्षार लाल लिटमस को करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नीला। ठीक है, जो क्षार होता है, एल्केलाइन होता है, ये लाल लिटमस को किस में बदल देता है? नीले में बदल देता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित, तो सेब में उपस्थित क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आयरन। ठीक है, आयरन के कारण सेब का रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। देखिए ये सेब का जो भूरा होना है ये एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है, इसके कारण ही ऐसा होता है। और देखिए जब कटा हुआ जो सेब है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, कटा हुआ सेब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बहुत तेजी से फेनोलिक का ऑक्सीडेशन शुरू कर देता है। और फेनोलिक के ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है? ये जो सेब होता है वो कैसा हो जाता है? काटने के बाद ब्राउन कलर का जल्दी से हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? आयरन। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर या चांदी जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। देखिए विद्युत चालक क्या होता है? जिसके भी अंदर से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो सके उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं ना। तो जो सिल्वर है बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को जाने देता है, इसलिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी या सिल्वर। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, यशदीकरण। ठीक है, यशदीकरण या यशद लेपन इसे कहा जाता है, या गैल्वेनाइजेशन इसे कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन के नाम से बहुत पूछा जाता है ये, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, लोहे की चादर पर जब जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसको यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो अमलगम देखिए किसकी मिश्र धातु है, ये भी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मरकरी की। ठीक है, जब पारा तथा अन्य कोई भी धातु, ठीक है, लोहे को छोड़ के अन्य कोई भी धातु अगर पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है या पारे के साथ मिलावट होती है इसकी, तो वो जो मिश्र धातु तैयार होगी वो क्या होगी? अमलगम होगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 0.5 से 1.5% तक क्या होता है? कार्बन। ठीक है, देखिए क्या होता है जब अगर हम बात करें माइल्ड स्टील की, यानी कि जो नरम स्टील होता है उसकी, तो उसमें 0.1 से लेकर 0.4% तक ही कार्बन होता है। जबकि जो कठोर या हार्ड स्टील होता है उसमें 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 भी कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल जो है जितने भी रसायन हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रसायनों का राजा भी इसे कहा जाता है। यही ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम है H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है, तो इसका वाणिज्यिक नाम है बी, बेकिंग सोडा। ठीक है, जो घर में हम सोडा यूज़ करते हैं वो होता है NaHCO3। ये जो है यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना राइबोसोम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है। निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फाइटोक्रोम। देखिए जो फाइटोक्रोम है
ये पादप हार्मोन नहीं है, ये एक नील रंग का पत्तियों में प्रेजेंट होता है, इसको हम पिगमेंट कह सकते हैं, ठीक है, प्रोटीनियस पिगमेंट इसको कह सकते हैं, जो क्या करता है, फ्लावर, सीड जर्मिनेशन, ठीक है, और ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है, फ्लावरिंग में, सीड जर्मिनेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो फाइटोक्रोम जो है वो पिगमेंट है ब्लू कलर का, जबकि बाकी जितने भी हैं वो सभी प्लांट हार्मोन्स है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। जबकि देखिए सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है, ठीक है, और पिसीकल्चर में मछली पालन किया जाता है, और एपीकल्चर का पता ही है आपको, मधुमक्खी पालन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।